नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं तनाव, स्ट्रेस, फटीग और उस रिलेटेड कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और क्या नया डेवलपमेंट है, किस तरह से तनाव को, स्ट्रेस को, मानसिक चिंता या फटीग को अपने मेंटल हेल्थ के साथ जोड़ा जाता है और इस पूरी चीज़ को किस तरह से देखा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ रहे हैं। आजकल एक शब्द बहुत ही जाना पहचाना सा हो गया है, बर्नआउट सिंड्रोम टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो बर्नआउट सिंड्रोम क्या हो सकता है, इसके बारे में भी इसी टॉपिक के साथ साथ हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं, वो चाहे फिज़िकली हो, मेंटली हो या इमोशनली, तो बहुत ही बुरी तरह से थक जाने के साथ साथ अगर हमारा कैपेसिटी, काम करने की स्पीड, हमारा कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, हमारी विचार करने की क्षमता अगर डाउन हो जाती है, अगर वो ऐसी की ऐसी डाउन रहती है और हमें लगता है कि हम पहले हम जैसा स्वस्थ तरीके से क्लियर कट माइंड के साथ काम कर पा रहे थे, परफॉर्मेंस दे पा रहे थे, वैसा अब नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बर्नआउट सिंड्रोम रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बर्नआउट सिंड्रोम नाम बहुत बड़ा लगता है, मगर उसे अगर हम ठीक से साइंटिफिकली समझे तो बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं, और एक बार अगर इसे समझ ले तो इसको कैसे अवॉइड करना वो भी हम समझ सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम बर्नआउट्स और नॉट। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने बात की कि जब कभी भी हमें थकान का अनुभव होता है तो थकान और बहुत लंबा समय का स्ट्रेस वो हमारे दिमाग को, हमारे बॉडी को एक बुरी तरह से थका देने वाला अनुभव हो सकता है और उसके बाद हम पहले की तरह अपना परफॉर्मेंस गेन ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। दो शब्द समझने जैसे हैं जिससे कि बर्नआउट सिंड्रोम की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी। एक तो है कि क्रॉनिक एंड इंटेंस स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, वो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, भावनात्मक स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। आप आपकी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा काम बहुत लंबे अरसे तक अगर करते आ रहे हो, फिजिकल स्ट्रेस, अगर आपकी माइंड की कैपेसिटी से ज़्यादा काम आप माइंड के पास ले रहे हो, उसे प्रॉपर रेस्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, तो मेंटल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, अगर किसी रिलेशनशिप में या तो फैमिली में, अपने आजू बाजू के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जिस तरीके का आप इनपुट दे रहे हो और आपको उस तरीके का इनपुट मिल नहीं रहा है सामने से, ये सारी परिस्थितियों में इमोशनल स्ट्रेस, तो ये सारे स्ट्रेस आपको अल्टीमेटली एक क्रॉनिक नेगेटिव स्टेट ऑफ बीइंग, एक नकारात्मक अवस्था में ले जा सकता है और इस नकारात्मक अवस्था को हम बर्नआउट सिंड्रोम कहेंगे। तो मैंने कंसेप्ट जो बताया आपको उसे मैं फिर से दोहरा दूं। इट इज़ अ क्रॉनिक नेगेटिव स्टेट ऑफ बीइंग बिकॉज ऑफ क्रॉनिक एंड इंटेंस स्ट्रेस। एक नकारात्मक अवस्था है हमारे होने की जिसमें हम खुश, शांत, पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, और वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ क्रॉनिक एंड इंटेंस, लंबे समय से चले आ रहा, और इंटेंस मतलब बहुत ही तीव्र, स्ट्रेस मतलब कि तनाव, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, सोशल तनाव, इकोनॉमिकल तनाव। तो ये सारे स्ट्रेस आपके बॉडी को एक नेगेटिव स्टेट ऑफ बीइंग में ले जा सकते हैं और बॉडी फिर धीरे धीरे अंदर से पुकारने लगता है। बॉडी इसके फिजिकल लक्षण दे सकता है, बॉडी आपको कुछ खास सिम्टम्स दे सकता है और ये पूरा सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स बाहर आ सकता है जिसे बर्नआउट सिंड्रोम कहते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया प्राइमरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नआउट सिंड्रोम। कैसे पता लगाए कि हम बर्नआउट सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं, क्या हम
बॉडी की कैपेसिटीज़ को चैलेंज कर रहे हैं? क्या हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है, माइंड की जो कैपेसिटी है, हार्ट की जो कैपेसिटी है, उससे बहुत ही ज़्यादा काम हम बॉडी के पास ले रहे हैं? कैसे बॉडी हमें बताएगा, कैसे बॉडी पुकारेगा? तो ये सिम्टम्स जो है बर्नआउट सिंड्रोम के, आपको एंग्जाइटी दे सकता है। बर्नआउट सिंड्रोम, एंग्जाइटी मीन्स मानसिक चिंता, फिक्र, कुछ भी कारण न होने पर भी एक खास तरह की चिंता का लगा रहना, फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, एपथी फील हो सकती है। एपथी इज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, आप बिल्कुल किसी की केयर करना छोड़ दे सकते हो। इरिटेबिलिटी हो सकता है, चिड़चिड़ापन, एंगर हो सकता है, बार बार का गुस्सा, ओवरवेलमिंग फील कर सकते हो आप, मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत ही इमोशनल हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स है। आऊँगा मैं इन सिम्टम्स पर डिटेल में चर्चा करूँगा। उससे पहले और थोड़ी सी जानकारी बर्नआउट सिंड्रोम के बारे में बात करना मुझे क्यों आज बहुत ज़रूरी लगता है। जापानीज़ लैंग्वेज में दोस्तों एक शब्द है कैरोशी। कैरोशी का मीनिंग है ओवरवर्क डेथ। वहाँ पर इस शब्द को क्यों इजाद किया गया, या तो ये शब्द क्यों यूज़ होता है? बिकॉज जापानीज़ और चाइनीज़ लोगों में एक लंबे अरसे तक पूरा दिन, दिन रात, दिन भर, जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं तब तक कंटिन्यूअसली काम करते रहना है, यही उनका कल्चर है। तो 70 आवर्स पर वीक काम करते हैं वो लोग, और बहुत सारे सालों तक, कई सालों तक ऐसा ही काम चलता रहता है। और सडनली एक दिन बॉडी जवाब दे देता है, एक दिन बॉडी बिल्कुल काम करने को मना बोल देता है और बॉडी में से प्राण निकल जा सकते हैं। इट कैन लीड टू शॉर्ट डेथ। अगर आप टाइम पर बर्नआउट को आइडेंटिफाई न करें तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंजुरियस साबित हो सकता है। बर्नआउट सिंड्रोम सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जा सकता है, सीरियस मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जा सकता है, आपके परफॉर्मेंस को बहुत ही खराब तरह से असर कर सकता है, आपके सोशल डायमेंशंस को बिगाड़ सकता है, आपकी इंटेलेक्ट को भी वो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। एंड लॉन्ग रन में वो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को हार्म करता है। लॉन्ग रन में इट मेक्स यू मोर एंड मोर डाउन, आपका पर्सनालिटी डाउन हो सकता है। तो टाइम पे बर्नआउट सिंड्रोम का रिकॉग्निशन अगर हो जाता है तो उसको अवॉइड करने के तरीके बाद में मैं आता हूँ, इसके ऊपर भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ बर्नआउट? मैंने आपको बताया, इट इज़ अ क्रॉनिक नेगेटिव स्टेट ऑफ बीइंग बिकॉज ऑफ इंटेंस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। सिम्टम्स हमने डिस्कस किए कि एंगर होता है, एपथी होता है, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, ओवरवेलमिंग फील आता है, एग्जॉशन हो जाता है, फटीग होता है, थकान ऐसी होती है कि थकान कम ही नहीं होती, इवन इफ़ यू रेस्ट, स्लीपलेसनेस हो जाता है, प्रॉपरली आप सो नहीं पाते हैं। इससे अगर ठीक उल्टा स्टेट ऑफ बीइंग अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसे हम इंग्लिश में एक शब्द है एक्जुबरेंस। आप हैप्पी, पीसफुल, कॉन्टेंट एंड एक्जुबरेंट फील नहीं करते। एक्जुबरेंट मीन्स फीलिंग एनर्जेटिक, फीलिंग हैप्पी, एनर्जेटिक एंड पीसफुल। तो ये जो एक्जुबरेंट एटीट्यूड है वो चला जाता है जब आप बर्नआउट सिंड्रोम की तरफ जाते हैं। अगर एक इंसान की ज़िंदगी, उसके अंदर जो इच्छा है, उसका जो कैपेसिटी है, उसकी जो मंशा है, उसके हिसाब से बराबर कॉन्ग्रुअस मोड में चल रही है, तो इंसान पीसफुल फील करेगा, इंसान हैप्पी फील करेगा, इंसान अंदर से विभाजित फील नहीं करेगा, और इसके कारण इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, और इंसान ऐसा सोचेगा कि नहीं, आई कैन डू दिस, मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, वॉट एवर माई ड्यूटीज़ आर, आई विल बी एबल टू परफॉर्म दैम। मगर ये जो सेंस ऑफ एक्जुबरेंस है वो बर्नआउट सिंड्रोम में छिन जाता है। ये जो सारे बर्नआउट सिंड्रोम के सिम्टम्स है ये एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इमोशंस है। ह्यूमन बीइंग्स में ये सारे इमोशंस नॉर्मली भी होते हैं। एंगर इज़ अ वेरी नॉर्मल इमोशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है,
एपथी हो सकता है, मगर ये सारे इमोशंस नॉर्मल इंसान में बहुत ही छोटे छोटे स्पर्ट्स में फील होते हैं। जब भी ज़रूरत है थोड़ा सा एंगर, जब भी ज़रूरत है थोड़ा इमोशन, जब भी ज़रूरत है लाफ्टर, जब भी ज़रूरत है सैडनेस, ओवरवेलमिंगनेस। तो ये सारे इमोशंस वेरी नेचुरल नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस है, बट अगर वो एक हद से ज़्यादा एक्सेस में होने लगे तो वो आपको इंडिकेशन दे सकता है कि यू मे बी सफरिंग फ्रॉम बर्न आउट सिंड्रोम, और आपको कहीं ना कहीं अटकने की ज़रूरत है, आपको इस स्टेट को रिवर्स करने की ज़रूरत है। कैसे ये सब करना है, आगे आते हैं हम इस बात पर। इससे पहले एक और बात बर्नआउट सिंड्रोम के सिलसिले में करना ज़रूरी समझता हूँ कि आजकल का एक कल्चरल नॉर्म हो गया है क्रॉनिक स्ट्रेस। हमारा कल्चर इस तरह से बन गया है कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुबह उठते ही हमारा एक नियत शेड्यूल होता ही होता है, सारी चीज़ों के टाइमिंग्स है, हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो ये जो कल्चरल नॉर्म ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस है वो क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है और हमें अप्रिसिएशन मिलता है अगर हम कॉन्स्टेंटली प्रोडक्टिव रहते हैं, अगर हम कुछ काम कर नहीं रहे हैं, अगर कुछ हम प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। यू आर नथिंग इफ़ यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग एट ए टाइम। इसी कारण जब भी आप रेस्ट करने का ट्राई करते हैं, जब भी आप सारी एक्टिविटीज़ को बंद करके सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग वाला काम करने का ट्राई करते हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको एक गिल्ट कॉन्शियस पैदा होता है कि आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्टिव नहीं है और इसलिए आपका वैल्यू नहीं है, आप बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है इस सोसाइटी के लिए। और इसी भय के कारण काफ़ी बार लोग रेस्ट लेना धीरे धीरे भूल जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा अंडरलाइंग कॉज है जिसके कारण बर्नआउट सिंड्रोम ट्रिगर हो सकता है। सो इस नॉर्म को हमें चैलेंज करने की ज़रूरत है। कैसे चैलेंज करें? चैलेंजिंग द कल्चरल नॉर्म ऑफ बीइंग क्रॉनिकली इन स्ट्रेस। ह्यूमन बीइंग्स नॉर्मली इस कंडीशन के लिए नहीं बने हैं। वी आर नॉट रोबोट्स। हम रोबोट्स की तरह कंटिन्यूस 24/7 काम नहीं कर सकते हैं। अगर इसी वातावरण में हम प्रेशराइज्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें इंटेंस क्रॉनिक फटीग, एक ऐसी थकान की तरफ ले जाता है जिसका क्योर फिर मुश्किल है और उसके बहुत ही ख़राब मेंटल और फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बहुत ही ख़राब फिजिकल और मेंटल दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसी बारे में एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे पहचाने हमारे अंदर कुछ खराब सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे पहचाना जाए। कुदरत ने सारा मैकेनिज्म रखा है आपके अंदर जिससे कि आप बॉडी जो सिग्नल्स दे रहा है उसे पहचान सकते हैं। उसे हम कहेंगे एट्यूनिंग टू बॉडीज क्यूज। हमारा बॉडी जो हमें क्यूज देता है कि भाई अब मेरा लिमिट आ गया है, वो कैसे देता है। इससे पहले हमें एक और चीज़ समझनी चाहिए, वो है मैस्लोस पिरामिड ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो नाम के एक शख्स द्वारा, ये साइकोलॉजिस्ट द्वारा ये पिरामिड बनाया गया है जो डिस्क्राइब करता है हमारी जो नीड्स है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारी जो नेसेसिटीज़ है, जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है, वो कौन कौन सी है। तो इस पिरामिड में जो सबसे नीचे है, जो सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है, फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसे हम बोलते हैं, सादी भाषा में बोले तो रोटी, कपड़ा और मकान। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमें सांस लेनी पड़ती है इसलिए हमें एयर चाहिए, हमें खाना खाना पड़ता है इसलिए हमें फूड चाहिए, हमें प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए, हमें तन को ढकना है तो हमें कपड़ा चाहिए, हमें एक अच्छा शेल्टर चाहिए, होम चाहिए। तो ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। इससे आगे बढ़ने के लिए हर एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स प्रॉपरली फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाने के बाद जो आता है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपके पास एक जॉब चाहिए या तो एक बिजनेस चाहिए जो कि आपको फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देता है, प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला नीड फिजियोलॉजिकल नीड के बाद आता है।
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बाद जो आता है वो है लव एंड बिलोंगिंग। आपको फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए। तो लव एंड बिलोंगिंग्स। उसके बाद जो ह्यूमन नीड्स है मैस्लोस हायरार्की पिरामिड में, वो है सेल्फ एस्टीम। उसके बाद आप खुद को इम्पॉर्टेंट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। आप आपकी खुद की कुछ यूनिकनेस ढूंढते हैं, आप लीडरशिप ढूंढते हैं, आप खुद सबसे अलग कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं। और उसके ऊपर जो सुप्रीम नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप क्या है, कौन है, क्यों है इस पृथ्वी पर, आपका यहाँ होने का पर्पस क्या है, मोटिवेशन क्या है। तो इस ये जो पिरामिड है मैस्लोस पिरामिड ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसमें जो बेसिक सबसे पहली नीड्स है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और उसके ऊपर जो भी स्टेप्स हैं, अगर आपने एक भी स्टेप, एक भी बेस को इग्नोर किया और उसके ऊपर वाले बेस पर चले गए, उसके ऊपर वाले एस्पेक्ट को अचीव करने में लग गए, तो आपका पिरामिड बहुत स्टेबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपने कॉर्पोरेट लैडर को चढ़ने के लिए लव एंड अफेक्शन, जो लव एंड बिलोंगिंग वाला जो स्टेप है, उसको आपने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, तो आपका पिरामिड खड़ा तो रहेगा मगर वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। इसलिए आप इस पिरामिड को स्टडी करिए और कहाँ पे आपके लाइफ में कौन सी चीज़ लैकिंग है, कौन सी चीज़ छूट रही है, उसे आप ढूंढिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले है, उसके ऊपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उसके ऊपर लव एंड बिलोंगिंग है, लव एंड बिलोंगिंग के ऊपर फिर है सेल्फ एस्टीम, एंड सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस पिरामिड के ऊपर एक डिटेल में पूरा वीडियो मैं आगे फिर से बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए ये डिस्कशन को हम लिमिटेड रखते हैं और वापस आते हैं बर्नआउट सिंड्रोम के ऊपर। तो बर्नआउट सिंड्रोम में ये पिरामिड का रिलेवेंस है। इस पिरामिड के अनुसार अगर आपके लाइफ में कहीं कुछ लैकिंग है तो उसे ढूंढने से और उसे फुलफिल करने से आप बर्नआउट सिंड्रोम से बच सकते हैं। तो वापस आते हैं अट्यूनिंग टू बॉडीज क्यूज। बॉडी हमें कैसे क्यूज देता है और हम उन क्यूज को किस तरह से पहचान सकते हैं। तो बॉटम मोस्ट और वाइडेस्ट जो नीड्स है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। बॉडी हैज़ नीड्स, उन नीड्स को हमें जताने के लिए बॉडी कुछ सिग्नल्स पैदा करता है और वो सिग्नल्स हमें मैसेजेस या फीलिंग्स के तौर पे मिलते हैं। एज फॉर एन एग्जांपल, जब हमें प्यास लगता है, जब बॉडी को पानी की ज़रूरत है, बॉडी क्या करता है? बॉडी नीड्स वाटर। तो बॉडी थर्स्ट सिग्नल्स जनरेट करता है और ब्रेन तक भेजता है। ब्रेन जैसे ही थर्स्ट का सिग्नल रिसीव करता है, ब्रेन इंसान को थर्स्ट की फीलिंग देता है कि भाई तुम्हें प्यास लगी है। प्यास का जो हमें फीलिंग होता है वो शुरू होता है। जो सेंस का थर्स्ट आता है उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं और हम पानी पीते हैं। जैसे ही हम पानी पीते हैं, सेंस ऑफ थर्स्ट, जो प्यास है वो बुझ जाती है और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो एक नॉर्मल साइकिल है। इस तरह से चलते हैं, तब बॉडी आपको कुछ क्यूज़ देता है और आपको उस क्यू को पकड़ना है। इफ़ यू आर सेंसिटिव इनफ, आप वो क्यू को पकड़ेंगे और उसके ऊपर एक्ट करेंगे और बॉडी की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। क्या होता है अगर आप उस क्यू को फोकस में नहीं लाते हैं? अगर आपको प्यास लगती है, आप एक बार इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे आपका गला सूखने लगेगा। फिर भी अगर आप प्यास को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? तो बॉडी धीरे धीरे आपको थकान महसूस कराएगा, आपको डिजीनेस हो सकता है, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्यास को इग्नोर करेंगे तो आपको चक्कर भी आ सकता है, हेडेक हो सकता है। और अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर प्यास को इग्नोर करेंगे तो यू में पास आउट, आप अनकॉन्शियस हो जा सकते हैं। सेम वे जैसे ये प्यास का एग्जाम्पल है, ऐसा ही दूसरे सारे सिम्टम्स, एंगर, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, ओवरवेलमिंग, स्लीपलेसनेस, ये सारे सिम्टम्स के बारे में जब भी बॉडी आपको क्यूज देता है तो उस पर फोकस करिए। अगर एंगर बार बार आता है तो देखिए कि एंगर कहाँ से आ रहा है। तो अगर एंगर बार बार आपको परेशान कर रहा है तो देखिए कहाँ से वो आ रहा है और उसे करेक्ट करने का ट्राई करिए। अगर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो क्या अनफुलफिल्ड डिज़ायर है जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेटेड हैं? अगर ओवरवेलमिंगनेस है,
अगर एपैथी है, लेक ऑफ इंटरेस्ट हो गया है सराउंडिंग में, तो क्या ऐसा बहुत ज़्यादा आपने कर लिया है जिससे कि पूरा इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो गया है? तो एक खुद के साथ काम करने की बात है, खुद की फीलिंग्स को, बॉडी अंदर से जो सिग्नल दे रहा है उसे ठीक से समझने की बात है। ऐसा करने पर अगर आपको फील होता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम बर्नआउट सिंड्रोम, आपको किसी विशेषज्ञ के साथ इसे डिस्कस करना चाहिए और इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बर्नआउट सिंड्रोम रियल फिजिकल एंटिटीज़ को जन्म दे सकता है। बर्नआउट सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के सारे क्रॉनिक एलिमेंट्स की सीवियरिटी बढ़ सकती है। बर्नआउट सिंड्रोम आपको बहुत तरह से परेशान कर सकता है और नुकसान दे सकता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है बर्नआउट सिंड्रोम के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली बर्नआउट सिंड्रोम ही हो जाता है, बट शुरू में जो टेल साइंस मिलते हैं बर्नआउट सिंड्रोम के, अगर उन्हें पकड़ लिया जाए, इसके बारे में थोड़ा समझा जाए, इसे थोड़ा पकड़ा जाए, तो इसे बहुत ख़राब शेप लेता हुआ अटकाया जा सकता है और हमारी हेल्थ को एक परफेक्ट पीक लेवल पर मेंटेन किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये थोड़ी सी जो इंसाइट्स मैंने दी है बर्नआउट सिंड्रोम पर, वो आपको अच्छी लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों के साथ इस चीज़ को शेयर करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा इससे मुझे अवगत कराइए। फीडबैक आपके देते रहिए, आपका प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते रहेंगे ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।